तो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 11th स्टैंडर्ड का 11th चैप्टर दैट इज एड्सॉर्प्शन एंड कोलाइड, इसका वन शॉट वीडियो देखेंगे। पूरा की पूरा हैंड रिटन नोट्स है स्टूडेंट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, पूरे के पूरे आपके भैया ने इतनी मेहनत से हैंड रिटन नोट्स आप सभी के लिए बनाए हैं जो कि आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन उसके लिए स्टूडेंट्स, आपके भैया के मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक प्लीज याद से कर देना है। नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा सेशन एंड तक देखना है और आपके डाउट्स क्लियर कर देने हैं। मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ, पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट से देखो स्टूडेंट्स, आपके भैया ने आप खुद के हाथों से एकदम अच्छी अच्छी ड्राइंग्स निकाल के आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। ऐसे नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे पूरे महाराष्ट्र में। तो स्टूडेंट्स, याद से प्लीज यार भैया के मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम फटाफट से हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर एड्सॉर्प्शन और कोलाइड्स जो 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर है, हमारे स्टूडेंट्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सीईटी में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्ब करना, देखो ये है हमारा लेसन का नाम एडजॉर्प्शन और ये है एब्जॉर्प्शन। वैसे आप 2x स्पीड में भी देख सकते हो वीडियो को, या फिर 1.25x में फास्ट जाने के लिए अगर आपको टाइम कम होगा तो। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब कि सोक करना। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर स्पंज, आपको पता होगा स्पंज, अगर घर में पानी पड़ा हुआ है, पानी गिरा हुआ है, तो हमने अगर उसमें स्पंज लगा दिया, स्पंज डाल दिया, तो वो स्पंज क्या करेगा, कुछ ही समय में उस पानी को सोख लेगा, मतलब कि एब्जॉर्ब कर लेगा। उसको कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन। और स्टूडेंट्स, हमारे जो लेसन का नाम दिया है विच इज एडजॉर्प्शन, तो एडजॉर्प्शन का अर्थ होता है फॉर्मिंग एन लेयर ऑन अनदर लेयर, मतलब कि एक लेयर पे दूसरी लेयर बनना। सपोज फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक पर्टिकुलर बाउल है या फिर एक पर्टिकुलर ग्लास है। उस ग्लास में मैंने दूध डाला हुआ है, मिल्क डाला हुआ है। अभी जब मैं स्पून लूंगा, जब मैं चम्मच लूंगा, उस चम्मच को मैं जब मिल्क में डालूंगा, ग्लास के अंदर में जब मिल्क में डालूंगा, तो स्टूडेंट्स मेरे को बोलो, क्या वो चम्मच एब्जॉर्ब कर लेता है, दूध को पी लेता है? नहीं। वो क्या करता है, उस चम्मच के ऊपर दूध की लेयर आ जाती है। तो फॉर्मिंग अ लेयर ऑन अनदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस पे किसी और एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाना, उसको हम कहते हैं एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, कि भाई सोख लेना, पूरा की पूरा सोख लेना, जैसे कि स्पंज। और एडजॉर्प्शन मतलब कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया, चम्मच है, चम्मच को मैंने दूध में डाला, तो क्या हो जाएगा, दूध की लेयर चम्मच के ऊपर आ जाएगी। अभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो एक प्यारा सा फिगर भैया ने बना के दिया है आप सभी के लिए। ठीक है, एक प्यारा सा फिगर बना के दिया है। इस फिगर के अंदर क्या है, देखो देखो स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर भैया ने बाउल लिया है। ठीक है, अभी इस बाउल में क्या है स्टूडेंट्स, पानी डाला हुआ है। अभी पानी के ऊपर भी मॉलिक्यूल होंगे और नीचे भी मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स तो आप सभी को पता होगा, मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना तो मॉलिक्यूल्स हो जाता है। देखो ए मॉलिक्यूल है, उसको हम कहेंगे बल्क मॉलिक्यूल। बल्क क्यों क्यों कहेंगे स्टूडेंट्स, बल्क मतलब कि सभी डायरेक्शन में जो मूव हो सकता है, जो वजनदार है, बल्क मतलब कि वजनदार। और स्टूडेंट्स बी मतलब कि सरफेस मॉलिक्यूल, मतलब देखो वो सरफेस पे है, मतलब पानी का जो सबसे ऊपर का लेयर होता है उसको हम कहते हैं सरफेस। सो सरफेस के ऊपर का मॉलिक्यूल उसको कहेंगे सरफेस मॉलिक्यूल, जो अंदर के मॉलिक्यूल होंगे उनको कहेंगे हम बल्क मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स वो हर एक डायरेक्शन में मूव हो सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम सरफेस मॉलिक्यूल देखें स्टूडेंट्स, तो वो बस इन ही डायरेक्शन में, देखो राइट लेफ्ट नीचे, और नीचे लोअर मोस्ट और लोअर मोस्ट नॉर्थ और लोअर मोस्ट साउथ में। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इस डायग्राम से बस इतना ही ध्यान में रखना है कि नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होंगे बल्क मॉलिक्यूल और ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस मॉलिक्यूल। ओके, अभी adsorption is caused because of dispersion forces, London forces और van der Waal forces। मतलब कि adsorption क्यों होता है स्टूडेंट्स, ये सीईटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। adsorption ये होता है लंदन डिस्पर्शन फोर्स या फिर van der Waal forces। अभी लंदन डिस्पर्शन फोर्स या फिर van der Waal force मतलब क्या, ऐसे फोर्सेस जो कुछ ही समय के लिए होते हैं, जो टेम्पररी फोर्सेस होते हैं या फिर टेम्पररी होते हैं। तो भैया यहाँ पे लिख देते हैं, दिस आर कॉल्ड एज टेम्पररी फोर्सेस।
ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, टेम्पररी फोर्सेस। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, दूध लिया है, दूध को ग्लास के अंदर डाला है, मैंने चम्मच लिया, चम्मच को अंदर डाला। अभी स्टूडेंट्स जब मैं चम्मच को बाहर निकालूंगा तो दूध जो होगा वो उस लेयर पे होगा, मतलब चम्मच पे रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने पानी डाल दिया, मतलब पानी से धो दिया, तो वो जो मिल्क का जो सरफेस होगा वो चम्मच के सरफेस से निकल जाएगा। मतलब कैसा फोर्स हुआ स्टूडेंट्स, एकदम वीक फोर्स हुआ ना, हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा सा भी मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया तो वो जो लेयर है वो निकल गई। दैट मीन्स एड्सॉर्प्शन जो है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्स या फिर वैंडरवॉल फोर्सेस या फिर वीक फोर्सेस के अनुसार बनाई जाती है। तो ये सीईटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान में रखना है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए। नेक्स्ट, a measure of electrostatic force at the surface of a liquid is called as surface tension. सरफेस टेंशन मतलब कि कितना इलास्टिक फोर्स अप्लाई हो रहा है सरफेस पे। इलास्टिक फोर्स मतलब कि स्टूडेंट जैसे फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, तो ये इलास्टिक फोर्स हो गया। तो कितना इलास्टिक फोर्स हो रहा है सरफेस पे, उसको हम कहेंगे सरफेस टेंशन। क्लियर? दिस इज द डेफिनेशन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। भाई जितना भी इलास्टिक फोर्स ये सरफेस ऑफ अ लिक्विड पे लग रहा है उसको हम कहेंगे सरफेस टेंशन। नाउ the minimum tendency to have surface tension that decrease of free energy leads to adsorption। मतलब कि स्टूडेंट्स जितना मिनिमम सरफेस टेंशन होगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, ये चीजें ध्यान में रखनी है। मतलब कि सरफेस पे जितना कम सरफेस टेंशन, जितना कम इलास्टिसिटी, उतनी ही ज्यादा एडसॉर्प्शन। सिंपल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अभी स्टूडेंट्स हम सभी को पता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट से क्या बनता है स्टूडेंट्स। देखो व्हाट डज, मतलब सॉल्यूशन कैसे बनता है, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ मिलता है तो हमारा बन जाता है सॉल्यूशन। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन मतलब क्या, एक लेयर पे दूसरी लेयर चढ़ जाना, उसको कहते हैं एडसॉर्प्शन। अभी एड्सॉर्प्शन कैसे होता है, एड्सॉर्प्शन भी स्टूडेंट्स दो फिनोमिनन से होता है, विच इज एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। ठीक है, एड्सॉर्बेट ध्यान देना, जैसे सॉल्वेंट है, सोल्यूट है, उसी प्रकार से एड्सॉर्बेंट है और एड्सॉर्बेट है। एड्सॉर्बेंट जो होगा, सपोज फॉर एग्जांपल एड्सॉर्बेंट होगा हमारा स्पून, और एड्सॉर्बेट जो होगा वो होगा हमारा मिल्क। समझ रहे हो, मतलब स्पून पे मिल्क चढ़ जाना, तो मिल्क जो होता है, मिल्क को हम कहेंगे एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट होगा हमारा स्पून। मतलब कि स्टूडेंट्स अगर मैंने एक पर्टिकुलर बीकर लिया है, उस बीकर के अंदर भैया ने दूध डाला है, दूध के अंदर भैया ऊपर से चम्मच डाल रहे हैं, चम्मच को जैसे ही मैंने बाहर निकाला तो उस चम्मच पे दूध की लेयर बन रही है, दैट इज एड्सॉर्प्शन हुआ। एड्सॉर्प्शन कैसे होता है स्टूडेंट्स, दो फिनोमिनन आएंगे, एक आएगा एड्सॉर्बेंट और दूसरा आएगा एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेंट मतलब कि हमारा चम्मच जो ज्यादा सरफेस होता है, और एड्सॉर्बेट मतलब कि स्टूडेंट जिसपे वो लेयर बनती है या फिर जो लेयर बनाता है। जैसे यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस लिख के दिए हैं मेरे ऊपर। एड्सॉर्बेंट, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ बल्क ऑन द सरफेस इट टेक्स प्लेस, मतलब कि अपना स्पून। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं स्पून और क्या बोलते हैं हमारा मिल्क का एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो यहाँ पे मैं स्पून लिख देता हूं और ये क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल विच इज अपना मिल्क। ठीक है, मिल्क का लेयर हो जाता है। परफेक्ट, सिंपल, ओके। जिस प्रकार से सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनाता है, उसी प्रकार से एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट मिलकर एड्सॉर्प्शन बनाते हैं। अभी एग्जाम्पल्स देखेंगे हम एब्जॉर्प्शन के। एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब, ठीक है, जो येलो वाले में है वो है एब्जॉर्प्शन के एग्जाम्पल्स है। हाँ ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। जो ऊपर वाले हैं वो है एब्जॉर्प्शन के एग्जाम्पल्स, जो नीचे वाले हैं ये सभी के सभी है अपने एड्सॉर्प्शन के एग्जाम्पल्स। एब्जॉर्प्शन, कॉटन डिप्ड इनटू द वाटर, एक ही एग्जाम्पल दिया है मैंने। कॉटन लिया है, पानी का कंटेनर है, उस पानी के कंटेनर में भैया ने क्या डाल दिया है, कॉटन डाल दिया है। मेरे को बोलो वो कॉटन क्या करेगा स्टूडेंट्स, पूरा की पूरा पानी सोख लेगा, पूरा की पूरा मतलब जितना उसकी क्षमता है उतना पानी वो सोख लेगा, तो वो एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं एब्जॉर्ब की बात करूं, देखो स्टूडेंट्स मेरे को बोलना ये पेन है, ठीक है, सपोज दिस इज अ पेन, सपोज क्या पेन ही है। अभी इस पेन पे यहाँ पे कुछ ना कुछ गैसेस तो होंगे, यस और नो, होंगे या नहीं होंगे।
सो दैट मीन्स इधर भी एड्सॉर्प्शन हो रहा है। तो मेरा जो पेन है, ये पेन क्या हो गया, एड्सॉर्बेंट हो गया। और ऊपर जो गैसेस अटैच है, कोई भी गैस हो सकती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन वगैरह, कोई भी गैस हो सकती है, क्योंकि गैसेस कोई भी हो सकते हैं हवा में, तो वो क्या हो जाएंगे, वो एड्सॉर्बेट हो जाएंगे। सो देखो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, गैसेस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बाय पैलेडियम, प्लैटिनियम, कॉपर, निकल मेटल्स, मतलब कि प्लैटिनियम, पैलेडियम, कॉपर, निकल, इन मेटल्स पे सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन कौन से गैसेस करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अभी जो नाइट्रोजन गैस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ये एड्सॉर्प्शन करते हैं एक्टिवेटेड चारकोल पे, जो चारकोल पता है आपको, वो वाला। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर लाइक ऑर्गेनिक डाई, ठीक है, मतलब कि ऑर्गेनिक डाई निकालने के लिए भी हम एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, एड्सॉर्प्शन इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट। नेक्स्ट, अभी स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे हमने एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन हमने देख लिया। अभी नई कंसेप्ट पे जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं डिसॉर्प्शन। नाउ व्हाट इज मीन बाय डिसॉर्प्शन? देखो इसके नाम में ही समझ रहा है, डी का अर्थ होता है रिमूव, ठीक है, और जॉर्प्शन मतलब कि एडजॉर्प्शन, मतलब रिमूव कर देना एडजॉर्प्शन को। समझ में आ रहा है? रिमूव कर देना एडजॉर्प्शन को। सो a process या फिर the process of removal of adsorbed substance from a surface on which it was adsorbed is called desorption। जैसे फॉर एग्जांपल ये है भैया के पास एक चम्मच, ठीक है, दिस इज अ स्पून। अभी इस स्पून पे मैंने मिल्क डाला है, ठीक है, तो देखो ये मिल्क के लेयर बन चुकी है, ठीक है, इट इज अ लेयर ऑफ अ मिल्क, ठीक है, इट इज अ लेयर ऑफ अ मिल्क। नाउ व्हाट इज मिल्क? मिल्क होगा मेरा एड्सॉर्बेट। व्हाट इज स्पून? स्पून होगा मेरा एड्सॉर्बेंट, ठीक है, दोनों मिलके कर रहे हैं एड्सॉर्प्शन प्रोसेस। अभी होगा क्या स्टूडेंट्स, भैया क्या करेंगे, ऊपर से पानी डालेंगे, ठीक है, मैं इसको क्या करूंगा, मैं धो दूंगा, चम्मच को धो दूंगा, दिस इज नथिंग बट दिस इज द वाटर। अभी ये पानी डालूंगा मैं, तो इधर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पूरा की पूरा जो भी किसका लेयर है, विच इज अपना मिल्क का लेयर है, वो पूरा की पूरा मिल्क का लेयर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम कहेंगे डिसॉर्प्शन। मतलब कि जहां पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है वहां से रिमूव कर देना एड्सॉर्प्शन को, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस, एड्सॉर्ब सब्सटेंस को रिमूव कर देना, उसको हम कहेंगे डिसॉर्प्शन। सिंपल, देखो ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, सिंपल है। उसके बाद आएंगे हम जॉर्प्शन पे, नई कंसेप्ट। देखो सबसे पहले हमने एब्जॉर्प्शन देखा, एबी, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, एब्जॉर्ब करना, कॉटन और वाटर। एडजॉर्प्शन मतलब क्या, कि भाई चम्मच को दूध में डाला तो दूध की लेयर बन गई चम्मच के ऊपर, तो चम्मच हो गया एड्सॉर्बेंट, मिल्क हो गया एड्सॉर्बेट। सो एक लेयर पे दूसरी लेयर चढ़ जाना, उसको कहते हैं एड्सॉर्प्शन। इसके बाद हमने अभी देखा डिसॉर्प्शन, जो एड्सॉर्ब्ड लेयर है उसको निकाल देना, उसको कहते हैं डिसॉर्प्शन। अभी जॉर्प्शन पे आएंगे हम। जॉर्प्शन मतलब कि ऐसी प्रोसेस जहां पे स्टूडेंट्स दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही है। जैसे स्टूडेंट्स रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये साइमल्टेनियसली चलता था। उसी प्रकार से जॉर्प्शन में क्या होगा, एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूं, चौक, ठीक है, चौक मालूम है आपको, चौक क्या करता है, चौक क्या करता है, चौक को सपोज भैया ने इंक के डब्बे में डाला, ठीक है, इंक की जो डब्बी है उस इंक के डब्बी में डाला, चौक क्या करेगा स्टूडेंट्स, वो जो इंक है उसको सोख भी लेगा, पूरा अंदर ले लेगा, और एट द सेम वे स्टूडेंट्स उसको सोखने के बाद बाहर भी ड्रॉपलेट्स होंगे इंक के। नहीं तो आप ट्राई करके देखना, चौक लेना, मार्केट में जाना, अगर चौक घर में अवेलेबल नहीं होगा मार्केट में जाना, चौक लेके आना, चौक को क्या करना, इंक में डुबाना। इंक में आप जैसे डुबाओगे स्टूडेंट्स, आपको ये नजर आएगा कि चौक ने अंदर भी इंक ले लिया है, पूरा सोख लिया है, पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है, और बाहर भी उसके छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स दिख रहे हैं। So that means adsorption भी हो रहा है और absorption भी हो रहा है. So a process in which
both absorption and adsorption takes place simultaneously, उसको हम कहते हैं absorption। स्टूडेंट्स अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो भाई प्लीज याद से चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है। भैया के मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। बढ़ते हैं आगे। नाउ टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन, देखो दोनों टाइप्स होते हैं, पहला टाइप है फिजिकल और दूसरा है केमिकल। ठीक है, पहला टाइप है फिजिकल और दूसरा है केमिकल। अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स पहले टाइप पे, विच इज फिजिकल टाइप पे। फिजिकल में देखो सबसे पहले क्या है, फिजिकल में देखो सबसे पहले क्या है, हीट जो होता है वो रिलीज होता है, ध्यान में रखना। केमिकल में क्या होगा, हीट जो होगा वो एब्जॉर्ब होगा। डिफरेंस बिटवीन है, ठीक है, दिस विल बी यूज्ड एज अ डिफरेंस बिटवीन। ये जो होते हैं ये वीक होते हैं नेचर में, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, और ये जो होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। मतलब कभी कभी वीक भी होंगे, कभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होंगे, जैसे आयोनिक होंगे तो ज्यादा होंगे, कोवैलेंट होंगे तो कम होंगे। ये जो होते हैं ये रेडिली रिवर्स रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन तो मालूम होगा, जैसे स्टूडेंट्स रिवर्सिबल रिएक्शन का एक एग्जांपल, आइस है तो वाटर हो गया, और वाटर है तो आइस हो गया। सो ये जो है ये रेडिली रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, कौन सा, फिजिकल वाला, फिजिकल चेंज। मेरे को बोलो लेकिन क्या केमिकल होगा, बिल्कुल नहीं। केमिकल विल बी परमानेंट चेंज, हमेशा के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती है, अगरबत्ती को भैया ने जलाया तो गैस बन जाएगा। अभी आप बोल सकते हो क्या गैस को कि भाई गैस वापस आ जा, तेरे को अगरबत्ती बना देता हूं मैं, पॉसिबल नहीं है। सो वो जो होता है उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। समझ रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। नाउ लोअर टेम्परेचर और प्रेशर पे ये जो होता है ये सरफेस डिपेंडेंट होता है एड्सॉर्बेंट। ठीक है, क्लियर है सबको, बहुत सिंपल सिंपल प्रोसेसेस है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें है, आई होप समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे पूरे के पूरे आपको दिए हैं स्टूडेंट्स, तो ये आप जो होंगे आपको लर्न करके रखना है। देखो जो मैंने पॉइंट्स लिख के दिए हैं वही पॉइंट्स है, ठीक है, जो मैंने पॉइंट्स लिख के दिए हैं वही पॉइंट्स है, तो आप बस लर्न करके रखना। देखो मैंने जैसे बोला वीक है, तो यहाँ पे कैसे होंगे, स्पेसिफिक होंगे, केमिकल नेचर। उसके बाद यहाँ पे देखो पूरा के पूरा लो टेम्परेचर पे है, ये रिवर्सिबल है, केमिकल इरिवर्सिबल है। ठीक है, केमियोजॉर्प्शन मतलब कि केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है, और फिजिकल एडजॉर्प्शन मतलब ही क्या बोलते हैं, फिजियोजॉर्प्शन। ठीक है, तो दिस थिंग यू जस्ट हैव टू रिमेंबर। ओके, अभी कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एडजॉर्प्शन को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एग्जामिनेशन में सीईटी में बहुत बार पूछे जाते हैं इन पे क्वेश्चंस। सबसे पहले आता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट मतलब कौन सा, मिल्क। ठीक है, गैसेस, मिल्क मतलब कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ मिल्क ही नहीं होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब कि बड़े लेयर पे छोटा लेयर आके चिपक जाता है वैसा। गैसेस हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर को टीसी से दिखाते हैं। दे कैन लिक्विफाई इजीली एंड रेडिली। अभी देखो गैसेस जैसे कि SO2, Cl2, NH3 ये एड्सॉर्ब होते हैं बहुत ज्यादा एक्सटेंड में एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऐसा क्यों, क्योंकि ये लिक्विड नहीं बनते हैं जल्दी। ठीक है, ये लिक्विड नहीं बनते हैं जल्दी, और ये वाले जो होते हैं ये वाले जल्दी से लिक्विड हो जाते हैं। समझ रहे हो, मतलब इनको थोड़ा भी टेम्परेचर दिया तो ये लिक्विड हो जाएगा, कम किया तो, और इनको बहुत ज्यादा कम करना पड़ता है तब ज्यादा लिक्विड में होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना है, यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना है SO2, Cl2 और NH3, दिस आर द थ्री गैसेस जो कि बहुत ज्यादा प्रमाण में एड्सॉर्प्शन करेंगे N2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये बहुत कम प्रमाण में। तो अगर सीईटी में क्वेश्चन आया, अगर ऑप्शन दिए आपको SO2 दिया है, दूसरा दिया है N2, तीसरा दिया है O2 और चौथा दिया है H2, और उन्होंने बोला इन चारों गैसेस में से कौन सी गैस सबसे पहले एड्सॉर्प्शन करेगी, तो आपका आंसर आना चाहिए SO2, क्योंकि यहाँ पे लिख के दिया है मैंने SO2, Cl2 और NH3। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन दिखा तो समझ जाना वो बहुत जल्दी एड्सॉर्प्शन प्रोसेस करेंगे, और अगर ये तीनों होंगे नमूने नीचे के तो समझ जाना कि ये जल्दी नहीं करेंगे। तो अगर नॉट आया तो फिर इन तीनों में से एक सिलेक्ट करना, अगर नॉट नहीं आया तो फिर ऊपर में से सिलेक्ट कर लेना। समझे हो, क्लियर, ओके। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, अभी ये तो सिंपल है, जितना ज्यादा सरफेस बड़ा होगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। स्टूडेंट मेरे को बोलो अगर इतना सरफेस है और इतना सरफेस है तो मेरे को बोलो लेयर किस पे ज्यादा होगी, भाई कॉमन सेंस है, गैस ज्यादा इस पे आएगा और इस पे इतना ही गैस आएगा बस।
सो दैट मीन्स कि जितना सरफेस एरिया ज्यादा उतना एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा। तो इसीलिए नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट क्या कहता है कि लार्ज सरफेस तो लार्ज एड्सॉर्प्शन होगा। और अभी हम एड्सॉर्प्शन बढ़ाने के लिए अगर देखो मेरे पास सपोज इतना है सरफेस एरिया और यहाँ पे भी इतना सरफेस एरिया है, मतलब ये भी 10 मीटर का है, ये भी 10 मीटर का है, लेकिन स्टूडेंट्स मुझे इस सरफेस पे ज्यादा एड्सॉर्प्शन करना है तो मैं क्या करूंगा, सिलिका जेल का इस्तेमाल करूंगा या फिर चारकोल का इस्तेमाल करूंगा। मतलब यहाँ पे अगर भैया ने थोड़ा सा भी सिलिका जेल लगा दिया, ठीक है, तो इस पे जो होगा ना स्टूडेंट्स, इस पे ज्यादा गैसेस आएंगे, इस पे ज्यादा गैसेस आएंगे। और इस पे जो होगा स्टूडेंट्स, इस पे अगर सिलिका जेल नहीं लगाया तो इस पे जो होंगे इस पे कम गैसेस आएंगे। समझ रहे हो? सो ये चीजें ध्यान में रखना कि सिलिका जेल, चारकोल, ये जो है ये इफेक्टिव एड्सॉर्बेंट है, इफेक्टिव एड्सॉर्बेंट है, ये बहुत जल्दी एड्सॉर्प्शन करते हैं दूसरे सरफेस पे। मतलब अगर मेरे को बहुत ज्यादा चीजें चिपकानी है उस पे तो फिर मैं वो करूंगा, सिंपल। ओके, तीसरी चीज है स्टूडेंट्स विच इज टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर को जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा तो एड्सॉर्प्शन कम होगा और अगर टेम्परेचर घटा तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। सो ये ध्यान में रखना कि भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं? एड्सॉर्प्शन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट्स टेम्परेचर को। एड्सॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। आपके भेजे में डाल के रखो कि एड्सॉर्प्शन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर को। उसके बाद एड्सॉर्प्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर को। मतलब कि स्टूडेंट्स अगर भैया ने एड्सॉर्प्शन बढ़ाया तो प्रेशर भी बढ़ेगा, या फिर प्रेशर बढ़ाया तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। समझ रहे हो? लेकिन टेम्परेचर अगर बढ़ाया तो एड्सॉर्प्शन कम होगा। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे एड्सॉर्प्शन कम होगा। ठीक है, दिस टू कंसेप्ट्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू इन ऑर्डर टू क्रैक सीईटी, जेईई, नीट एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन हो उन सभी में आपको ये पर्टिकुलर चीजें दिए गए हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अभी देखो यहाँ पे बस दिया है मैंने 195 केल्विन, ये केल्विन, ये केल्विन, ठीक है। सो आपको बस ध्यान में रखना है, ठीक है, डायग्राम दिया है। नाउ मूविंग ऑन टू द एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। नाउ व्हाट इज मीन बाय एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म? देखो समझ के लो, the relationship between the amount of substance adsorbed, मतलब कितना amount of substance adsorbed हो रहा है per unit mass of equilibrium pressure। equilibrium मतलब कि rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction and concentration of at constant temperature। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला दिया है x upon m। x मतलब कि mass of a gas, m मतलब कि mass of an adsorbent। adsorbent मतलब कि अपना स्पून सपोज, ठीक है, बोल रहा हूं मैं एग्जांपल। अभी वो स्पून और मिल्क ध्यान में है तो इसीलिए वही लेके जा रहा हूं मैं फॉरवर्ड। इक्विलिब्रियम प्रेशर है, ठीक है, और K और N इज द नंबर ऑफ मोल्स, राइट, मोल्स ऑफ द गैसेस। सो ये क्या है स्टूडेंट्स? ये कांस्टेंट है। तो देखो x अपॉन m ऊपर है, ये प्रेशर है, तो ये जो है ये कर्व ग्राफ आ रहा है, ठीक है, ये कर्व ग्राफ आ रहा है जो कि नीचे के साइड में बेंड होते जा रहा है। तो इसको हम कहेंगे स्टूडेंट्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, x अपॉन m विच इज मास ऑफ अ गैस अपॉन मास ऑफ एड्सॉर्बेंट इज इक्वल्स टू प्रेशर 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। अभी स्टूडेंट्स प्रेशर के जगह पे मैं कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो आपके अगर टेक्स्ट बुक में C होगा वहां पे तो कंफ्यूज मत हो जाना कि भैया आपने P बताया लेकिन वहां पे तो C है। C का अर्थ होता है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, C का अर्थ होता है कॉन्सेंट्रेशन। सो अगर प्रेशर, अगर वहां पे प्रेशर के जगह पे P के जगह पे अगर C दिख रहा है तो समझ जाना कि भाई वो कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात चल रही है। ओके, नेक्स्ट देखो ये होता है स्लोप। तो अगर आपको आया एग्जामिनेशन में कि एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पे एग्जांपल लिखो या फिर बताओ कि क्या होता है, तो आपको ये डायग्राम निकालना है। देखो XM, ये जो ऐसा स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो ध्यान में रखना दिस इज द स्लोप, और ये स्लोप जो होता है ये इंडिकेट करता है 1 अपॉन n। मतलब अपन ने जो वहां पे देखा था x अपॉन m, क्या देखा था, x अपॉन m इज इक्वल्स टू kp 1 by n। सो दिस 1 by n इज नथिंग बट ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन। ओके, k तो कांस्टेंट है, x मतलब क्या, x इज द मास ऑफ अ गैस, और m मतलब क्या है, मास ऑफ एन एड्सॉर्बेंट, ठीक है, मास ऑफ एन एड्सॉर्बेंट। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, क्लियर?
इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारा होता है फ्रेंडलिच आइसोथर्म कंप्लीट। ठीक है, तो इसके बस फॉर्मूले ध्यान में रखना है, फॉर्मूले ध्यान में होंगे आप आराम से कर सकते हो। अभी स्टूडेंट्स हम देखेंगे कुछ एड्सॉर्प्शन के मतलब कि एड्सॉर्प्शन के हम देखेंगे विच इज एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस को ही हम कहते हैं यूजेस। सबसे पहला यूज, इट इज यूज एज एन कैटालिसिस। कैटालिस्ट मतलब क्या, विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो बढ़ाता है उसको कहते हैं हम कैटालिस्ट, राइट। उसके बाद कैटालिस्ट मतलब समझ गया ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। ठीक है, 10th में था आपको। नाउ गैस मास्क, ब्रीदिंग इन द कोल माइंस। ठीक है, आपने केजीएफ वगैरह पिक्चर देखा होगा, तो वो देखो वो मास्क पहनते हैं। मतलब जब भी आप नीचे जाते हो स्टूडेंट्स, अंडरग्राउंड में जाते हो या फिर बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड में जाते हो जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, जहाँ पे उष्णता ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो वहां पे ब्रीथ करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि गैस जो होता है वो बहुत ज्यादा ऐसा जाड़ा गैस होता है और अपने नाक में वो जाता नहीं है। तो इसीलिए हम गैस मास्क इस्तेमाल करते हैं। जिससे होता क्या है स्टूडेंट्स, वो जो गैस मास्क होता है, तो वो गैस मास्क क्या करता है, एक फिल्टर रहता है उसके अंदर। तो सपोज मैंने ऐसा लगाया गैस मास्क, अगर कोई बड़े बड़े कुछ अलग गैसेस होंगे जो कि अगर अंदर गया तो मैं अनकॉन्शियस हो जाऊंगा, तो वो जो गैस मास्क होता है वो उसको फिल्टर कर देता है। मतलब एक लेयर पे दूसरी लेयर चढ़ जाती है, तो एड्सॉर्प्शन हो गया ना वो, और फिर अपने को फिल्टर वाली ऑक्सीजन मिलता है। सो इसीलिए ब्रीदिंग इन द कोल माइंस भी हम विच इज गैस मास्क के मदद से करते हैं। ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना, मैंने जैसे बोला सिलिका और एल्यूमिना जेल, ये गुड एड्सॉर्बेंट है। यहाँ पे मैंने लिख के दिया था सिलिका और एल्यूमिना जेल। ठीक है, अगर मेरे को एड्सॉर्प्शन प्रोसेस ज्यादा करनी है तो मैं ये चीज का इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, हाई वैक्यूम प्रोडक्शन करना, मतलब कि स्टूडेंट अगर रूम है, ठीक है, अगर रूम है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक आधा एग्जांपल बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल दिस इज अ रूम, ठीक है, ये एक रूम है। अभी यहाँ पे क्या करूंगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे मैं वैक्यूम लगाऊंगा। ठीक है, दिस इज नथिंग बट दिस इज वैक्यूम। और स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, चारकोल। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, दिस इज द चारकोल। अभी मैं क्या करूंगा, इस रूम में ऑक्सीजन है, लेकिन इस रूम से मेरे को ऑक्सीजन पूरा बाहर निकालना है, मतलब कि मेरे को वैक्यूम क्रिएट करना है। ठीक है, वैक्यूम मालूम है ना, वो खींचता है वो वाला। लेकिन मेरे को यहाँ पे से पूरा की पूरा नो एयर चाहिए, हवा कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, इस ऑक्सीजन को क्रिटिकल टेम्परेचर पे लेके जाऊंगा। क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब क्या, ऑक्सीजन जब लिक्विड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब कि कोई भी गैस जब लिक्विड हो जाती है तो उसको हम कहते हैं उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी। तो ऑक्सीजन को अगर मेरे को लिक्विड में बदलना है तो मेरे को उसको टीसी पे लेके जाना पड़ेगा, मतलब कि मेरे को उसको उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पे लेके जाना पड़ेगा। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। और यहाँ पे मैंने एड्सॉर्प्शन का जो है विच इज गुड एड्सॉर्बेंट लगाया है, मतलब चारकोल लगाया है। तो ये जो पूरा होगा ये कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और धीरे धीरे इस वैक्यूम से वो पूरा की पूरा ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। मतलब कि धीरे धीरे करते ये जो पूरा ऑक्सीजन है, ये जो पूरा ऑक्सीजन है, ये पूरा बाहर आ गया। किसके मदद से, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस के मदद से। और फिर मैं वैक्यूम निकाल दूंगा, पूरा की पूरा बंद कर दूंगा, और ये हमारा जो पूरा की पूरा हो जाएगा बिना हवा का, विच इज रूम, जिसको हम कहते हैं वैक्यूम मीडियम। समझे हो, जिसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूम मीडियम। क्लियर, सिंपल, ओके, आई होप समझ गया होगा। ठीक है, कहाँ तक थे हम, या ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। अभी हम जाएंगे एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स, मतलब कि जो इंडिकेट करते हैं कि एड्सॉर्प्शन हो रहा है। प्रिसिपिटेशन बनते हैं, प्रिसिपिटेशन मतलब कि छोटे छोटे ऐसे ड्रॉप्स बनते हैं, तो उसको हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर। जैसे अपनी गाड़ी में कैसा इंडिकेटर होता है, इधर गए तो इधर बताते, उधर गए तो उधर बताते। हाँ, पापा के परिया जो होती है वो राइट का इंडिकेटर बताती है और लेफ्ट में जाती है, वो बात अलग है, उनकी बात ही नहीं कर रहे, वो एक्सेप्शनल केस होते हैं पापा के परिया लोग। ठीक है, वैसे वाले। नाउ फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ये तो आपको फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस मालूम होगा, वो एजिटेटर होता है, देखो 10th वाला। ठीक है, 10th वाला फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो अगर यूजेस आया तो ये 6-7 यूजेस आप लिख सकते हो। ओके, नाउ
व्हाट इज मीन बाय कैटलिस्ट? कैटलिस्ट का अर्थ तो आपको पता है कि भाई जो इंक्रीज करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट इज नथिंग बट विच इंक्रीजेस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी कैटलिस्ट होते हैं स्टूडेंट्स दो प्रकार के, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस कैटलिस्ट मतलब क्या? मतलब कि स्टूडेंट्स जब रिएक्टेंट, ध्यान से समझना, जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट ये सेम स्टेट में होंगे, स्टेट मतलब कि स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की बात कर रहा हूं मैं, मैटर इन द सेंस कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो ये गैस में है, ठीक है, और ये जो कैटलिस्ट है आपको पता है ना कैटलिस्ट कहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। देखो ये है सपोज रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट के बाद हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट, तो हम जो कैटलिस्ट होते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे जो होता है इसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या करता है स्टूडेंट्स, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि केमिकल रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बनने को अगर 5 मिनट लग रहा है तो ये 1 मिनट में ही कर देगा, उसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कितने प्रकार के? दो। होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब क्या स्टूडेंट्स कि भाई जो रिएक्टेंट है और जो कैटलिस्ट है ये दोनों सेम स्टेट में होंगे। सेम स्टेट मतलब कि जिनका स्टेट ऑफ मैटर, अगर रिएक्टेंट गैस में है तो ये भी गैस में होगा, तो ये हो गया होमो। और अगर रिएक्टेंट ये गैस में है लेकिन जो हमारा कैटलिस्ट है वो अगर सॉलिड में होगा, मतलब अलग अलग होगा, तो वो हेटेरोजीनियस। समझ रहे हो क्या? सिंपल है, ठीक है। वापस एक बार बता रहा हूं, देखो अगर रिएक्टेंट सॉलिड में है, ठीक है, और जो यहाँ पे मैं कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ वो भी सॉलिड में है, तो वो हो गया होमो। होमो मतलब सेम। और अगर रिएक्टेंट गैस में है लेकिन ये जो है ये सॉलिड में है, तो ये होमो हुआ क्या स्टूडेंट्स? नहीं, ये हो गया हेटेरो। समझ रहे हो? सो होमोजेनियस कैटलिस्ट आर द कैटलिस्ट in which reactants and catalyst are in a same state of matter, उसको हम कहते हैं which is homo। और reactants and catalysts which are not in the same state of matter उसको हम कहेंगे which is क्या? heterogeneous। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो होमोजीनियस का बता रहा हूं मैं, रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट सेम स्टेट में है, जैसे फॉर एग्जांपल SO2 गैस में है, ऑक्सीजन भी गैस में है, और ये जो एरो के ऊपर जो होता है कैटलिस्ट ये भी किस में है? गैस में है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स हेटेरोजीनियस, तो हेटेरोजीनियस में देखो बाजू में विच इज नाइट्रोजन गैस में है, हाइड्रोजन गैस में है, लेकिन जो कैटलिस्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं आयरन, वो जो आयरन है वो सॉलिड में दिया गया है। दैट मींस दिस ऑल द टू आर इन गैसेस, बट जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड में है। दैट मींस कि भाई वो जो पर्टिकुलर कैटलिस्ट है वो है हमारा कौन सा कैटलिस्ट स्टूडेंट्स? हेटेरोजीनियस, ठीक है। नाउ अभी स्टूडेंट्स कैटलिस्ट इस्तेमाल हम कैसे करते हैं ध्यान में रखना। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहली प्रोसेस कैटलिस्ट लेना, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास निकेल कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट मतलब क्या? विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। पानी पी रहा हूं, 2 मिनट। कैटलिस्ट मतलब क्या स्टूडेंट्स? विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो बढ़ाता है। अभी उसका इस्तेमाल कैसे होता है फिजिकली अच्छे से? सबसे पहले हमने कैटलिस्ट लिया, उस कैटलिस्ट पे देखो नंबर वन प्रोसेस क्या है कि रिएक्टेंट को उस पे डालना। सपोज रिएक्टेंट है मेरे पास सोडियम है, तो सोडियम को मैं क्या करूंगा? उस पे डालूंगा। या फिर मेरे पास है यहाँ पे मैंने क्या लिया है? SO2 लिया है, तो SO2 पे मैं उसको डालूंगा, ठीक है, जो भी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? डिफ्यूजन किया। सबसे पहली प्रोसेस क्या है स्टूडेंट्स? डिफ्यूजन मतलब कि कैटलिस्ट पे रिएक्टेंट को डालना। ये कैटलिस्ट है, इस पे मैंने क्या डाला? रिएक्टेंट को डाला, उसको हम कहेंगे डिफ्यूजन। अभी स्टूडेंट्स कैटलिस्ट पे एक लेयर बन गई, तो वो लेयर हो गई एड्सॉर्प्शन। तो दूसरी प्रोसेस कौन सी हो गई? एड्सॉर्प्शन। समझ रहे हो? कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट पे रिएक्टेंट को डाला, ये फैक्ट्री में होता है, मतलब कैसे इस्तेमाल होता है कैटलिस्ट का वो देखो। कैटलिस्ट लेने का, उस पर रिएक्टेंट डालने का, तो रिएक्टेंट डाला तो वो प्रोसेस हो गया डिफ्यूजन। अभी वो रिएक्टेंट कैटलिस्ट के ऊपर लेयर बनाएगी, मींस एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तो वो एड्सॉर्प्शन हो गया। तो एड्सॉर्प्शन हो गया।
फिर स्टूडेंट्स उसके बाद आएगा, कुछ भी नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे इंटरमीडिएट स्टेज, मतलब कि तीसरी स्टेज जो होती है वो इंटरमीडिएट स्टेज होती है। कुछ समय बाद स्टूडेंट्स हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो रिएक्टेंट को मैंने कैटलिस्ट पे डाला, कुछ समय रुका तो रिएक्टेंट को कैटलिस्ट पे डाला तो वो डिफ्यूजन हो गया। रिएक्टेंट जो है वो कैटलिस्ट पे लेयर बनाता है तो एडसॉर्प्शन हो गया। उसके बाद कुछ समय लगेगा प्रोडक्ट बनने के लिए, तो वो जो बीच में का जो समय होता है उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब बीच में का, जैसे इंटरवल होता है पिक्चर के बीच में वैसा। फिर बाद में क्लाइमेक्स होता है पिक्चर का, मतलब प्रोडक्ट बन गया। तो देखो प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, तो फोर्थ इसमें प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। और लास्ट में होगा स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट बनने के बाद हम घर पे चले जाते हैं, ठीक है, पिक्चर खत्म होने के बाद घर पे चले जाते हैं। तो फिर मैं बाद में करूंगा डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन मतलब क्या, उस लेयर को रिमूव कर देना, सिंपल है। यस, पहले क्या होगा स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट को हम कैटलिस्ट पे डालेंगे तो डिफ्यूजन, फिर रिएक्टेंट कैटलिस्ट के ऊपर लेयर बनाएगा तो एडसॉर्प्शन, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेज मतलब कि बीच वाली प्रोसेस। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद बनेगा स्टूडेंट्स व्हिच इज डिसॉर्प्शन। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, अभी हम स्टूडेंट्स आएंगे एडसॉर्प्शन के लास्ट टॉपिक पे। देखो स्टूडेंट्स, हमारे लेसन का नाम क्या है, एडसॉर्प्शन और कोलाइड, ठीक है। तो एडसॉर्प्शन अभी हम खत्म कर रहे हैं, ठीक है, फिर कोलाइड पे जाएंगे, मतलब इसी पार्ट में होने वाला है, टेंशन लो मत, इसी पार्ट में होने वाला है। अभी इनहिबिटर्स एडसॉर्प्शन का लास्ट टॉपिक है। इनहिबिटर्स मतलब कि जैसे देखो कैटलिस्ट क्या करता है स्टूडेंट्स, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ाता है। कैटलिस्ट क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है। तो इनहिबिटर्स क्या करेगा स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन को कम करेगा, मतलब कि रेट जो होगा उसको कम करेगा। और कौन इस्तेमाल करते हैं हम उसमें, H2O2। तो देखो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं हम पूरा एडसॉर्प्शन का, ठीक है, एक पूरा की पूरा रिएक्शन मतलब रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने देखा एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्ब करना। यस, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, जैसे स्पंज का एग्जांपल, ठीक है, जैसे स्पंज का एग्जांपल, सोख लेना पूरा। ओके, उसके बाद एडसॉर्प्शन, व्हाट वाज एडसॉर्प्शन स्टूडेंट्स, एडसॉर्प्शन क्या था कि भाई लेयर फॉर्मेशन हो जाना, ठीक है, लेयर बनना, ठीक है, लेयर क्या होना, लेयर बनना। जैसे फॉर एग्जांपल स्पून के ऊपर किसकी लेयर बनी थी, मिल्क की लेयर, उसको कहे हम एडसॉर्प्शन। अभी स्टूडेंट्स एडसॉर्प्शन में ही दो कंसेप्ट है विच इज एडसॉर्बेंट है। तो एडसॉर्बेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, एडसॉर्बेंट होगा मेरा स्पून, और हमारा जो एडसॉर्बेट होगा, ठीक है, हमारा जो एडसॉर्बेट होगा, एडसॉर्बेट है वो है हमारा मिल्क। फिर तीसरा हमने देखा विच इज आई गेस डिसॉर्प्शन हमने देखा। यस, डिसॉर्प्शन मतलब क्या, रिमूव कर देना। किसको रिमूव करना स्टूडेंट्स, विच इज एडसॉर्प्शन को हटा देना, ठीक है, रिमूव कर देना एडसॉर्प्शन की लेयर को, मतलब कि एक प्रकार से वाटर डाल देना दूध और चम्मच पे। फिर उसके बाद देखा हमने जॉर्प्शन। यस, याद आ रहा है सबको, अभी तो किए थे, नहीं आ रहा होगा तो गजनी हो फिर तुम, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। जॉर्प्शन मतलब क्या स्टूडेंट्स, एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, ये रिएक्शन कैसे हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रही है। और इसका एग्जांपल भैया ने क्या दिया था, विच इज चॉक दिया था। उसके बाद पांचवा देखा हमने कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के भी दो प्रकार देखे हमने, विच इज होमोलिटिक कैटलिस्ट, और दूसरा देखा विच इज हेटेरोलिटिक कैटलिस्ट। होमोलिटिक कैटलिस्ट मतलब कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, ठीक है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, इनका स्टेट ऑफ मैटर कैसा है, इनका स्टेट ऑफ मैटर सेम है। हेटेरोलिसिस में क्या होगा, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट इन दोनों का स्टेट ऑफ मैटर कैसा है स्टूडेंट्स, विच इज डिफरेंट है। एंड द लास्ट थिंग, एडसॉर्प्शन का जो डेफिनेशन हमने देखा उसको हम कहते हैं इनहिबिटर, ठीक है। इनहिबिटर मतलब क्या, which decreases the what, the rate of chemical reaction, which decreases the rate of chemical reaction। एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, परोक्साइड। क्या है स्टूडेंट्स, परोक्साइड, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन परोक्साइड। H2O2 को हम कहते हैं हाइड्रोजन परोक्साइड। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने समरी देख लिया, ठीक है, यहां तक हमने समरी देख लिया है विच इज एडसॉर्प्शन का। अभी हम मूव करने वाले हैं, जी हाँ स्टूडेंट्स, अभी हम मूव करने वाले हैं विच इज कोलाइड्स पर। शुरू करते हैं। तो यस, व्हाट इज मीन बाय कोलाइड्स,
स्टूडेंट्स कोलाइड्स जो है वो हमारे डे टू डे लाइफ में हमने बहुत बार हमने नोटिस किया है, लेकिन बस हमको पता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप सभी ने आपके दोस्तों के साथ, राहुल नेहा के साथ जाके कभी ना कभी मोमोज तो खाए होंगे। तो मोमोज के अंदर जो चटनी मिलती है व्हाइट कलर की, उसको हम कहते हैं मियोनीज या फिर मायोनीज। तो मायोनीज भी एक प्रकार होता है विच इज कोलाइड का। आफ्टर दैट जेली, जो हम सभी को पता है जेली जो होती है। उसके बाद बटर हो गया, मिल्क हो गया। दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड्स। देखो स्टूडेंट्स, एड्सॉर्प्शन हमने अभी अभी खत्म किया है, पूरी समरी भी भैया ने बता दी है। एड्सॉर्प्शन मतलब क्या था? एक लेयर पे दूसरी लेयर का फॉर्मेशन होना, उसको हम कहते थे एड्सॉर्प्शन। अभी स्टूडेंट्स कोलाइड्स मतलब क्या? कोलाइड्स इन द सेंस मिल्क, बटर, जेली, मेयोनीज, अलग अलग एग्जांपल्स, ये सभी के सभी जो है ये कोलाइड्स के एग्जांपल्स है। अभी तक कोलाइड मतलब मैंने बताया नहीं है, मैंने बस आपको एग्जांपल दिया है, थोड़ा क्यूरियोसिटी रहता है ना। इट इज एन एवरीडे केमिस्ट्री, मतलब कि कोलाइड जो है ये एक हिस्सा है एवरीडे केमिस्ट्री का, मतलब कि रोज दैनंदिन जीवन का हमारा एक पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, सीमेंट हो गया, ब्रिक्स हो गया, पॉटरी हो गया, ग्लास हो गया, इनेमल्स हो गया, रबर, पेपर, टेक्सटाइल, फिलामेंट्स, क्रेयॉन्स, इंक्स, रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सभी के सभी जो होते हैं वो हमारे कोलाइड्स के अंतर्गत आते हैं। अभी स्टूडेंट्स कोलाइड्स यही यहाँ पे ही कोलाइड्स के रुकते नहीं है, कोलाइड्स और होते हैं हमारे सीवेज डिस्पोजल, वाटर प्यूरिफिकेशन, फार्मेसी में, स्मोक प्रिवेंशन। कोलाइड इज यूजफुल, सभी में कोलाइड जो है ये वाली कंसेप्ट इस्तेमाल की जाती है। अभी आप बोलोगे भैया यार अभी बता भी दो कोलाइड मतलब होता क्या है, ध्यान से समझना। कोलाइड्स आर हेटेरोजीनियस मिक्सचर। स्टूडेंट्स सभी को पता होगा मिक्सचर्स ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब कि जिसको अगर हमने दो सब्सटेंसेस को मिक्स किया तो एक ही लेयर बनता है। जैसे दूध और पानी, पानी के अंदर दूध के अंदर अगर पानी डाला तो कुछ भी दिखता नहीं है, कुछ भी समझता नहीं है, अगर हम ज्यादा मात्रा में नहीं डालेंगे तो। लेकिन अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करें तो हेट्रोजीनियस में स्टूडेंट्स दो लेयर्स आ जाती है। जैसे पानी पे पेट्रोल डाल दिया या फिर पानी पे तेल डाल दिया, कुछ भी हो तो उस पे दो लेयर्स दिखती है। सो इसको हम कहते हैं विच इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो अगर आपको सीईटी में आया कि कोलाइड ये कौन सा टाइप ऑफ मिक्सचर है, सो कोलाइड विल बी अ टाइप ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर का प्रकार होता है कोलाइड। समझ गया? परफेक्ट, ओके। अभी जैसे स्टूडेंट्स सॉल्यूशन बनने के लिए सोल्यूट और सॉल्वेंट का जरूरत होता है, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस फॉर्म करने के लिए एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, मतलब दो कंसेप्ट्स होते हैं। और उसी प्रकार से कोलाइड या फेनोमिनन समझने के लिए हमको दो चीजें समझनी पड़ेगी। एक होगा भाई साहब हमारा डिस्पर्स्ड फेज और एक होगा डिस्पर्शन मीडियम, मतलब कि डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज। अभी डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये एग्जांपल देखो, मैंने भैया ने लिया है एक प्रकार से एक बीकर लिया है, ठीक है, एक बीकर मैंने लिया है। इस बीकर में मैंने डाला है दूध डाला है और मैं चाय बना रहा हूं, जाहिर सी बात है। और मैंने ऊपर से डाले हैं चाय पत्ती डाली है, टी लीव्स हम जिसको कहते हैं, टी लीव्स मैंने डाली है। मेरे को बताओ स्टूडेंट्स, टी लीव्स कहां पे अटक जाती है? ये देखो ऐसे नीचे अटक जाती है, ठीक है। चाय पत्ती जो होती है वो कहां पे अटक जाती है? अटक जाती है मतलब नीचे चले जाती है, ग्राउंड लेवल पे चले जाती है एकदम उस पर्टिकुलर कंटेनर के। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सस्पेंशन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? सस्पेंशन। वी सी टू लेयर्स, अगर हमको दो लेयर्स हमको दिख रहा है। और जो डिस्पर्स्ड फेज, अभी मेरे को बोलो मीडियम कौन सा है? मिल्क जो होगा वो होगा अपना डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। मिल्क जो होगा लाला लोग, वो क्या होगा? डिस्पर्शन मीडियम। और जो अपने टी लीव्स होंगे वो क्या होंगे? विच इज डिस्पर्स्ड फेज। दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी डिस्पर्स्ड फेज। सो स्टूडेंट्स जैसे सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके बनाता है सॉल्यूशन, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट मिलके बनाता है एड्सॉर्प्शन, उसी प्रकार से डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज ये मिलके बनाते हैं कोलाइड। और वो कंसेप्ट को हम और एक नाम देते हैं विच इज सस्पेंशन। तो अगर एग्जामिनेशन में आपको आ गया कि भाई सस्पेंशन मतलब क्या, तो सस्पेंशन मतलब ये बताना कि भाई डिस्पर्स्ड फेज जो हमको नेकेड आई से दिखता है, खुली आंखों से दिखती है, उसको हम कहते हैं सस्पेंशन। अभी स्टूडेंट्स ये वाले जो क्वेश्चंस है ये बहुत बार सीईटी में आपको पूछे गए हैं, तो अच्छे से समझना।
सॉल्यूशन की जो साइज होती है वो होती है 0.1 नैनोमीटर से तो 2 नैनोमीटर के अंदर, ठीक है, 0.1 नैनोमीटर से तो 2 नैनोमीटर, मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं। लेकिन जहां से सॉल्यूशन के नैनोमीटर खत्म होते हैं या फिर साइज खत्म होती है, वहां से कोलाइड शुरू होते हैं। मतलब ये शुरू होते हैं 2 नैनोमीटर से लेकर तो 500 नैनोमीटर तक, ठीक है, इनके सोल्यूट के पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट नहीं समझ रहा होगा तो ध्यान देना। जैसे नींबू पानी है, तो नींबू पानी में सबसे ज्यादा क्या है, पानी सबसे ज्यादा होता है, तो वो सॉल्वेंट हो गया। और कम मात्रा में हम क्या डालते हैं, विच इज नींबू डालते हैं, तो वो सोल्यूट हो गया। तो सोल्यूट के जो भी पार्टिकल्स की साइज होगी वो होगी 2 से 500 नैनोमीटर। अगर ये होगा तो समझ जाना दैट इज द कोलाइड। और अगर 0.1 नैनोमीटर से लेके तो 2 नैनोमीटर तक है तो समझ जाना विच इज सॉल्यूशन। अभी आपको समझना चाहिए कि 1 नैनोमीटर मतलब कितना मीटर होता है, 10⁻⁹ ठीक है, ध्यान रखना। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अभी इस पे जो है स्टूडेंट्स बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड कौन से हैं, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ठीक है, स्काई का ब्लू कलर, ये एक एग्जांपल है कोलाइड का। अपना जो खून होता है, रक्त जल अपन म्हणतो ते। उसके बाद जो हमारा सॉइल है वो, स्टूडेंट्स ये प्लीज अच्छे से समझना, ठीक है, ये प्लीज अच्छे से समझना। ये देखो, अभी डिस्पर्स्ड फेज मतलब कि चाय पत्ती समझ के चलो, उस प्रकार से। डिस्पर्शन मीडियम मतलब दूध, तो मतलब यहाँ पे कम मात्रा में क्या है, सॉलिड, और ज्यादा मात्रा में भी सॉलिड है। तो अगर दो सॉलिड सॉलिड मिले तो बनता है सॉलिड का सोल। और एग्जांपल क्या क्या है देखो, कलर्ड ग्लासेस, जेम स्टोन्स, और एट द सेम वे पोर्सिलिन और पेपर। सो दिस आर द एग्जांपल्स। तो अगर आपको क्वेश्चन में आया या फिर एग्जाम में आया कि भाई जेम स्टोन्स ये कौन से कोलाइड के एग्जांपल्स है, तो आपको बोलना है सॉलिड सॉलिड, मतलब कि सॉलिड ये डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम ये। तो स्टूडेंट्स सभी को मैं बोल रहा हूं कि सभी जन इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लर्न कर लो इसको तुरंत, ठीक है, इसको लर्न ही करना पड़ेगा तभी जाके दिमाग में समझेगा। वैसे मैं तो डिक्टेट कर ही रहा हूं, लेकिन लर्न तो करना पड़ेगा। अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, तो देखो क्या क्या बनता है, पेंट, फ्लूइड्स, गिलेटिन, मडी वाटर, चिखल, ठीक है, अपन जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे अपन, मराठी में मालूम है मेरे को, चिखल बोलते हैं, हिंदी में यार आप बताइए मुझे कमेंट में। मडी वाटर, कीचड़, सॉरी, ठीक है, कीचड़ कीचड़। फिर उसके बाद स्टार्च, और फिर सॉल्यूशन। अगर सॉलिड होगा डिस्पर्स्ड फेज और गैस होगा डिस्पर्शन मीडियम, तो एरिसॉल होता है टाइप ऑफ कोलाइड, जैसे स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, दिस ऑल द टाइप। सो आपको जो स्टूडेंट्स ये जो बाजू में मेरे दिख रहे हैं सभी के सभी नमूने, ये सभी के सभी आपको करके रखने हैं, ठीक है। जब आप लर्न करोगे तो ही जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो प्लीज इसको लर्न करके रखना याद से। ओके, अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स लाइबोफिलिक और लाइबोफोबिक, ठीक है, लायोफिलिक और लायोफोबिक। देखो स्टूडेंट्स, फिलिक का अर्थ क्या होता है, ध्यान से समझना। सबसे पहले लायो, लायो मतलब कि हमारे एक प्रकार से कोलाइड हम बोल सकते हैं। फिलिक, फिलिक जो होता है ग्रीक वर्ड में उसका मतलब होता है लव, ठीक है, प्यार। और फोबिक, फोबिक का अर्थ होता है हेट, मतलब कि डरना। जैसे अपन बोलते हैं ना यार, मेरे को ऊंचाई से फोबिया है, ऊंचाई से मेरे को डर लगता है, ऊंचाई या मेरे को मतलब ऊंचे इस पे से नीचे देखा तो मेरे को डर लगता है, मेरे को अंधेरा का फोबिया है, अंधेरा, ठीक है, मतलब डार्कनेस। सो उसको हम कहते हैं फोबिया। तो देखो यहाँ पे फोबिया है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या है, फिलिक है, ठीक है, यहाँ पे फोबिया है, यहाँ पे फिलिक है। तो फिलिक मतलब कि प्यार होता है, लव होता है ग्रीक वर्ड्स में, ठीक है। अभी चैटिंग में अपने क्रश को भेजो मत, आई फिलिक यू ठीक है, वो बोलेगी भाई क्या चल रहा है, गूगल है उसके पास भी, इस्तेमाल कर लेगी वो, ओके। फॉर्म्ड इजीली बाय डायरेक्ट मिक्सिंग, मतलब लायोफिलिक जो भी कोलाइड्स होंगे तो वो बहुत इजीली बन जाएंगे। लायोफोबिक में स्टूडेंट जाहिर सी बात है हेट है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा अलग अलग मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपको पसंद नहीं करता है तो आप क्या करते हो, उसको मनाने की कोशिश करते हो, यस, अलग अलग मेथड्स करते हो। लेकिन अगर कोई आपको पहले से पसंद करता है तो आपको कुछ भी डायरेक्ट हो जाता है, सब समझ रहे हो। लेकिन अगर वो हेट करता है या फिर वो हेट करती है तो आपको फिर उनको मनाना पड़ता है, स्पेशल मेथड इस्तेमाल करने पड़ते। तो वो ये जो होता है ये रिवर्सिबल होता है, मतलब इधर से भी होगा और उधर से भी होगा। ये कैसा होगा, इररिवर्सिबल होगा, मतलब बस ये आपके तरफ से ही है, ठीक है, ये बस आपके तरफ से है,
उसके तरफ से कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो? ओके, नाउ दे आर नॉट इजीली विजिबल, ठीक है, ये जो होते हैं ये इजीली विजिबल नहीं होते हैं, इसी अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप ये जो होते हैं ये इजीली विजिबल होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को हेट करते हैं तो समझ जाता है भाई कि हेट कर रहे हैं एक दूसरे को। ये जो होते हैं एक दूसरे को समझ लेते हैं, सेल्फ स्टेबलाइज्ड होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, एक दूसरे को हेट करेंगे तो अनस्टेबलाइज ही होंगे, ठीक है। इनके अंदर बहुत ज्यादा प्यार होता है, मतलब कि लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इनके अंदर होता है। इनके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइबोफोबिक है। अभी समझने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ज्यादा सीरियस लेने का नहीं एग्जांपल को, क्या नाउ। उसके बाद विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब क्या स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा, देखो कोई कोई लिक्विड जो होते हैं वो बहुत ज्यादा जाड़ होते हैं, थिक होते हैं, और कोई कोई जो लिक्विड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पतले होते हैं, पत्थर एकदम। तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल जो जितना जाड़ा होगा, जितना ज्यादा जिसका फ्रिक्शन कम होगा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर भैया ने रेस लगाया, वाटर का रेस लगाया, ऑयल का रेस लगाया और हनी का रेस लगाया, वो वाली हनी नहीं, शहद की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन तीनों का रेस लगाया, मेरे को बोले सबसे पहले कौन जीतेगा? वाटर जीतेगा। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर फ्रिक्शन कम होता है, मतलब वाटर की विस्कोसिटी कम है। और सबसे लेट कौन जाएगा? विच इज हनी जाएगा, क्योंकि उसका फ्रिक्शन ज्यादा है। समझ रहे हो? ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो है ये आप आपके मेथड से लर्न कर सकते हो, मैंने एकदम इजी मेथड्स मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। एसोसिएटेड कोलाइड्स और मिसल्स। अभी स्टूडेंट्स आपको आपकी साबुन मालूम है, ठीक है, साबुन मालूम होगी तुमको, साबुन कौन सी साबुन इस्तेमाल करते हो वो मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है। लाइफ बॉय, डव, डेटॉल, सिंथॉल, लक्स, जो भी इस्तेमाल करते हो कमेंट्स में बताओ। ये टाइम स्टैम्प लिखो और कमेंट्स में बताओ कि कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो, या फिर तेरा साबुन स्लो है क्या, वैसा वाला नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। ओके, तो साबुन जो होता है स्टूडेंट्स आप हमेशा नोटिस करना, ठीक है, आप हमेशा नोटिस करना जब आप नई नई साबुन लाते हो ना। सपोज फॉर एग्जांपल ये साबुन है, ये है सपोज SBWB की साबुन, मतलब स्टेट बोर्ड वाले भैया, ठीक है, हम साबुन भी बनाने लगे। तो ये है सपोज अपनी प्यारी सी सोप, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स मेरे को बोलो, हमेशा जब हम नई सोप लेते हैं तो 8-10 दिन बाद जो ऊपर की लेयर होती है वो छोटी छोटी होते जाती है, यस, एकदम छोटी छोटी होते जाती है। और जब इतनी ही बचती है स्टूडेंट्स तो ये पिघलती नहीं है ज्यादा, ठीक है, कितना भी रगड़ो उसको हाथ पे, ज्यादा वो मेल्ट नहीं होती है, मतलब ज्यादा वो पानी में ये नहीं होता है। और हमेशा वो जो होता है अपने घर में जो नाला होता है जिससे सब पानी वगैरह बाहर चले जाता है, उसके अंदर से हमेशा चले जाता है, यस और नो। छोटी साबुन जो होती है वो हमेशा ज्यादा देर तक टिकती है एज कंपेयर टू बड़ी वाली। इसके पीछे रीजन है, ये जो है ये कोलाइड्स पे डिपेंड है। समझ में आया ना एग्जांपल? अभी देखो अगर सपोज भैया ने एकदम नया नया साबुन लिया, ठीक है, लक्स का साबुन लिया एकदम, नहीं तो सिंथॉल यार, ठीक है, लक्स कहाँ पे, सिंथॉल लिया मैंने, अभी मैं सिंथॉल वगैरह लगा रहा हूँ, ठीक है, एकदम अच्छे से, देखो मत ओके, सिंथॉल वगैरह लगा रहा हूँ। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 8 दिन हो गए। अभी हुआ क्या स्टूडेंट्स, ऊपर की लेयर फटाक से निकल गई, लेकिन जो नीचे का जो था ना थोड़ा सा जो हिस्सा, वो जो था वो उससे डबल दिन टिका। इसके पीछे रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि जो ऊपर देखो जो साबुन बनाते हैं उसको मालूम होता है कि भाई साबुन वापस से खरीदना चाहिए लोगों ने अपनी, तो इसीलिए वो जो एंड होता है उसका, ठीक है, वो जो उसका हेड होता है, हेड मतलब कि ऊपर का हिस्सा, ऊपर की लेयर जो होती है वो हाइड्रोफिलिक की लेयर होती है। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या? पानी को प्यार करने वाला। हाइड्रो मतलब वाटर और फिलिक मतलब कि लव, मतलब पानी को लव करने वाला। तो इसीलिए स्टूडेंट्स मतलब ये जो डॉट 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 बनाया मैंने ये वाटर है, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक मतलब क्या स्टूडेंट्स की जो पानी को लव करता है, इसीलिए साबुन ऊपर की जल्दी से चले जाती है। और जो इसकी टेल होती है ना, मतलब ये जो अंदर का जो हिस्सा है, ये अंदर का हिस्सा वैसे कि वैसा रहता है। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है। ये देखो उसका जो टेल होता है, उसका जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिया, फोबिक, फोबिक मतलब कि हेट, मतलब कि पानी को हेट करता है। तो पानी को हेट करता है तो उसके साथ नहीं मिलेगा, लेकिन ऊपर का, इसीलिए साबुन वाले बहुत शाने होते हैं,
उनको मालूम होता है अपनी साबुन जल्दी से मेल्ट हो जानी, जिससे कि फिर लोग नई साबुन लेंगे, तो इसीलिए वो जो ऊपर का हिस्सा होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो नीचे का होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। समझ गए ना बच्चा लोग? सो दिस इज बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कोलाइड। कोलाइड कंसेप्ट की मदद से साबुन बनती है। परफेक्ट, ओके। अभी स्टूडेंट्स मैं आपको बताने वाला हूं कि कोलाइड सॉल्यूशन कैसे होता है, ठीक है। अभी कुछ थोड़ा ही पार्ट बचा है हमारा, 10-15 मिनट में आने वाले खत्म हो जाएगा चैप्टर। ओके, देखो जो 3-4 में इतना अच्छा नहीं बता सकते वो अपन वन शॉट में निपटा देते हैं, समझ रहे हो? SBWB गैंग ओपी इन द चैट्स। ओके, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स तो 3 मेथड से होता है। पहला होता है केमिकल मेथड, दूसरा होता है ब्रेडिक्स आर्क मेथड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है, और जो तीसरा होता है पेप्टाइजेशन। इसको नहीं भी किया तो चलेगा, ठीक है, अच्छे से समझो। सबसे पहले केमिकल मेथड, ठीक है। केमिकल मेथड बहुत सिंपल है, बस रिएक्शन ध्यान में रखना। क्या करते हैं देखो, बट डबल डिकम्पोजिशन से करेंगे, ऑक्सीडेशन से करेंगे, या फिर रिडक्शन से करेंगे, या फिर हाइड्रोलाइसिस से करेंगे, किससे भी करो लेकिन करो। जैसे SO2 गैस है प्लस H2S है, तो सल्फर निकल गया और H2O बाहर निकल गया, तो ये ऑक्सीडेशन के मेथड से कर दिया अपन ने कोलाइड सॉल्यूशन। फिर उसके बाद आयन क्लोराइड है, ट्राइक्लोराइड हम बोल सकते हैं, फिर वाटर है, तो देखो FeOH3 हो गया, मतलब कि आयन हाइड्रोक्साइड हो गया, और 3 HCl बाहर निकल रहा है, ठीक है। मेरे पीछे होगा, आपको दिख रहा नहीं होगा, मैं झूम मारता हूँ जरा, ठीक है। अभी देखो, ठीक है, तो ये देखो SO2 plus 2 H2S, so this will give out 3S plus H2O. FeCl3 plus 3 H2O, this will gives out FeOH3 plus 3 HCl. Clear? Perfect? Yes, I hope so. अभी स्टूडेंट्स हम आएंगे विच इज ब्रेडिक्स आर्क मेथड पे। नाउ व्हाट इज मीन बाय ब्रेडिक्स आर्क मेथड, ठीक है। ब्रेडिक्स आर्क मेथड बेसिकली कैसा होता है पहले समझ के ले लो, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक स्ट्रक होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, फिर मेटल मेल्ट होता है, वेपर में बन जाता है, फिर आइस हम देते हैं और आइस उसको कंडेंस करके कोलाइड में बदल देता है। बता रहा हूं, देखो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स अच्छे से समझो रे, ए लाला लोग, हाँ पहले समझो। मैंने यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया है, जो ग्रीन में दिख रहा है वो बीकर है आपका, ठीक है। एक बीकर लिया है मैंने, कंटेनर बोलो या फिर बीकर बोलो। उस कंटेनर और बीकर में मैंने पानी डाला है, ठीक है, पानी डाल दिया, चलो ग्रेट। अभी उसके आजू बाजू में भैया ने लगाए हैं आइस लगाया है, ठीक है। ये जो व्हाइट व्हाइट वाला दिख रहा है दैट इज नथिंग बट दैट इज द आइस दैट आई हैव पुट बिसाइड दैट पर्टिकुलर कंटेनर। परफेक्ट, ओके। अभी मैंने क्या किया है, एक मेटल का आर्क डाला है, और ऐसे वैसे मेटल नहीं स्टूडेंट्स, मैंने लिया है नोबल मेटल, मतलब गोल्ड सिल्वर प्लेटिनियम, इन तीनों में से मैंने एक लिया है कोई तो पकड़ के चलते हमने गोल्ड लिया है। तो मैंने क्या किया है, गोल्ड का ये ऐसा आर्क बनाया एक, ठीक है, इस गोल्ड का आर्क बनाया और उसको मैंने पानी में डुबाया, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स मेटल होता है, मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, तो अभी भैया क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी डाली। जैसे ही मैंने मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी डाली, तो मेटल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मेरे को बोलो, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और मेटल क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा मेटल। तो ऐसा समझो कि यहाँ पे मेटल क्या हो गया, पिघल गया। अभी मेटल जो था वो सॉलिड में था, बहुत ज्यादा हीट करने के बाद वो गैसेस में भी बदल रहा था, ठीक है। अभी बाजू में मैंने क्या लगाया है स्टूडेंट्स, आइस लगाया है, तो वो जो मेटल जो मेल्ट हो गया था, मतलब जो वेपराइजेशन हो रहा था, आइस के वजह से वो क्या हो गया, कंडेंस हो गया। आइस के वजह से क्या हो गया, कंडेंस हो गया। कंडेंस हो गया मतलब कि सोल फॉर्म हो गया। सोल मतलब कि क्या स्टूडेंट्स, ऐसा जाड़ा वाला लिक्विड, ठीक है। सोल मतलब कि क्या, ऐसा जाड़ा वाला जो लिक्विड होता है वो, और कंडेंस होने के बाद वो हो गया कोलाइड। तो इसको हम कहते हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड। इस ब्रेडिक्स आर्क मेथड से हम जो है विच इज कोलाइडल सोल बना सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूं आपको, विच इज वी हैव यूज्ड विच मेटल्स, वी हैव यूज्ड नोबल मेटल्स, ठीक है। हम कौन से मेटल्स इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चा लोग, हम इस्तेमाल कर रहे हैं नोबल मेटल्स। व्हाट आर द नोबल मेटल्स, सॉरी विच आर द नोबल मेटल्स, विच इज सिल्वर, गोल्ड एंड अपना प्लेटिनियम। सो दिस आर द नोबल मेटल्स दैट वी हैव यूज्ड। क्या किया स्टूडेंट्स, एक कंटेनर लिया, पानी भर दिया, आजू बाजू से जो है
विच इज आइस लगा दिए, मेटल का इलेक्ट्रोड लिया, आर्क लिया है, उसमें से करंट डाला तो मेटल क्या हो गया, इलेक्ट्रिक स्ट्रक होने की वजह से मेटल मेल्ट हो गया, मेल्ट होने की वजह से वेपराइजेशन हो रहा है, आइस बाजू में है तो वो वेपराइजेशन को वो क्या कर देगा, कंडेंस कर देगा और कंडेंस से बन जाएगा अपना कोलाइडल सोल। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स हम आएंगे प्यूरिफिकेशन, किस प्रकार से प्यूरिफिकेशन करते हैं, देखो बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है, प्यूरिफिकेशन किस प्रकार से करते हैं अच्छे से देखना। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब कि देखो अभी मेरे को यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन मिल गया, अभी इसको मेरे को प्यूरिफाई भी तो करना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी इस्तेमाल कर लूंगा मैं। ओके, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कंटेन्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रमाण में इलेक्ट्रोलाइट्स और सम अदर इंप्योरिटीज। अभी आप बोलोगे भैया हमको इलेक्ट्रोलाइट मतलब ही नहीं मालूम है, देखो सपोज फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैंने लिया है NaCl, इसको मैंने कर दिया मेल्ट और इसको मैंने डाल दिया है एक बीकर में, तो इस बीकर के अंदर जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो Na प्लस प्लस Cl माइनस बाहर निकलेगा। सो ये जो Na और Cl है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, समझे हो, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। और ये जो ऐसे खड़े वाले होते हैं ना, ठीक है, आपने देखा होगा, इसको हम कहते हैं एनोड और कैथोड, ठीक है, एनोड एंड कैथोड। तो एनोड और कैथोड जो होते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स। मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड्स मिलके बनाती है एक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, समझे हो। जैसे डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज कोलाइड बनाते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनाते हैं, एट द सेम वे एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट एड्सॉर्प्शन बनाते हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रोड्स एनोड और कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जो आयंस है कैटायंस और एनायंस वो मिलके बनाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। परफेक्ट, बेसिक भी बताना पड़ता है भाई। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा प्रमाण में क्या होता है स्टूडेंट्स, विच इज इलेक्ट्रोलाइट्स भरे हुए होते हैं और बहुत सारे इंप्योरिटीज होते हैं। अभी स्टूडेंट्स अगर छोटे अमाउंट में अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ठीक है, वो स्टेबिलिटी के लिए काम में आ जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रमाण में होगा तो हमको फिर उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है और उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डायलिसिस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, डायलिसिस प्रोसेस, द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग, मतलब कि ऐसी प्रोसेस जो इस्तेमाल की जाती है इंप्योरिटीज को रिड्यूस करने के लिए और एट द सेम वे कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबल करने के लिए और उसको मिनिमम रिक्विसाइट करने के लिए, उसको हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर डायलिसिस प्रोसेस या फिर प्यूरिफिकेशन। समझ रहे हो ना, मतलब कि स्टूडेंट्स अगर ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, देखो कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स होगा तो ठीक है चल जाएगा, स्टेबिलिटी के लिए काम में आता है कोलाइडल सॉल्यूशन के, लेकिन अगर बहुत ही मात्रा में अगर इंप्योरिटीज होगा और इलेक्ट्रोलाइट्स होगा तो हमको फिर डायलिसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखो अभी डायलिसिस प्रोसेस का डेफिनेशन बाजू में है, अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस, ऐसी प्रोसेस जिसमें से हम डिसॉल्व्ड सब्सटेंस को रिमूव करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन में से बाय डिफ्यूजन थ्रू सुटेबल मेम्ब्रेन, मतलब कि एक मेम्ब्रेन हम लेते हैं। देखो यहाँ पे इसको अच्छे से समझना। अभी स्टूडेंट्स अपन ने क्या किया, एक बीकर लिया है, इस बीकर से कंटिन्यूअस पानी आ रहा है और यहां से जो होगा वो जाएगा। अभी ये मेरे पास एक मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर, ठीक है, ये डायलिसिंग मेम्ब्रेन है, उसके अंदर छोटे छोटे खड्डे, वो बॉटल जो है उसके अंदर छोटे छोटे खड्डे हैं। अभी होगा क्या, ध्यान देना, इसके अंदर जो इंप्योरिटीज नहीं है वो अंदर ही रहेगा, ठीक है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट है मतलब कि जो आयंस है, जो ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स है, पानी फ्लो होने की वजह से वो पानी क्या करेगा, इनको बाहर लेके जाएगा, इनको क्या करेगा, ऐसा फ्लो हो रहा है ना पानी एकदम जोर जोर से फ्लो हो रहा है, तो उनको क्या करेगा, वो बाहर लेके जाएगा। मतलब कि जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी, देखो पानी ऐसा आया, इसके अंदर जो भी इंप्योरिटीज है वो मतलब कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट वो बाहर निकल गए, और जो अंदर जो है वो डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट अंदर बच गए, मतलब कि अपना जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो अंदर रह गया जो स्टेबल वाला है, और बाकी के सभी वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल गया। परफेक्ट, सिंपल है। देखो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सिंपल कंसेप्ट्स है, जितना मैंने लिख के दिया है अगर आप उतना लिखोगे तो एकदम आराम से आपको मार्क्स मिल जाएंगे।
अभी हम कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन के जनरल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, ठीक है। कोलाइडल के हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। कोलाइड तो समझ गया ना, कोलाइड मतलब क्या है, डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज, सस्पेंशन जिसमें होता है, जैसे दूध और चाय पत्ती, ठीक है, वैसा वाला। अभी जनरल प्रॉपर्टीज हम सभी को पता है कि ये कैसा है स्टूडेंट्स, ये एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। डिस्पर्स्ड फेज पास होती है स्लोली एनिमल मेम्ब्रेन से, बट रेडिली पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। मतलब कि देखो, अगर एनिमल का मेम्ब्रेन होगा तो उसमें से आराम से डिस्पर्स्ड फेज पास हो जाएगा, मतलब ये इसकी बात चल रही है। और अगर फिल्टर पेपर होगा तो बहुत आसानी से जाएगा। जो पार्टिकल्स होंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के आर नॉट डिटेक्टेबल बाय पावरफुल माइक्रोस्कोप, मतलब कि पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी दिखना मुश्किल है, ठीक है। सो दिस आर द जनरल प्रॉपर्टीज दैट यू हैव टू लर्न। अभी स्टूडेंट्स हम देखेंगे विच इज टिंडल इफेक्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये टिंडल इफेक्ट। देखो स्टूडेंट्स, टिंडल इफेक्ट क्या है। अभी सॉल्यूशन में से जब लाइट जाएगी तो अपने को कुछ भी दिखेगा नहीं, लेकिन अगर कोलाइडल डिस्पर्शन या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन में से अगर लाइट जाएगी तो अपने को एकदम पार्टिकल्स दिखेंगे, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं टिंडल कोन। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला एक प्रकार से कोन हो रहा है, ठीक है, ऐसा वाला जो है ये वाला कोन हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं विच इज टिंडल कोन, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूशन कितना से कितना था स्टूडेंट्स, 0.1 से 2 नैनोमीटर तक इसकी साइज थी, मतलब बहुत छोटे छोटे। कोलाइडल का कितना था, 2 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर की साइज थी, याद है ना सबको, अभी देखे थे अपन ने, नहीं याद होगा तो गजनी हो तुम, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अभी इस बीकर में सॉल्यूशन है। अभी भैया ने क्या किया, एक लाइट का सोर्स लिया है, इसमें से बीम ऑफ लाइट मैंने पास की। तो देखो स्टूडेंट्स, बीम ऑफ लाइट यहाँ पे विजिबल नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि साइज बहुत छोटी है, तो इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब लाइट ट्रांसपेरेंट होगा, लगे दिख जाएगा अपने को। लेकिन जैसे ही हम इस पर्टिकुलर साइड में आएंगे, मतलब कोलाइडल डिस्पर्शन में आएंगे, अभी साइज बहुत बड़ी है, तो इसीलिए हमको बहुत ज्यादा मात्रा में पार्टिकल्स दिखेंगे, ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स हमको उसमें दिखेंगे, और लाइट जो होगा वहां पे जमा होने वाला दिखेगा। मतलब कि यहाँ पे ऐसा डार्क दिखेगा और यहाँ पे फेंट दिखेगा थोड़ा, क्योंकि लाइट मारा है अपन ने। यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे सभी तरफ नॉर्मल होगा, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन है, साइज बहुत ज्यादा कम है, 0.1 से लेके 2 नैनोमीटर तक, और यहाँ पे क्या है 2 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर तक, समझ रहे हो। सो इसको हम कहते हैं, ये जो कोन बन रहा है इसको हम कहते हैं एक प्रकार से टिंडल कोन, ठीक है, दिस इज नोन एज टिंडल कोन। और आपको एक राज की बात बताओ, सीबीएसई में जो है स्टूडेंट्स, सीबीएसई में ये वाली जो कंसेप्ट है ये 7th स्टैंडर्ड में, 7th या 8th स्टैंडर्ड में, यहाँ पे मैं साइज लिख के दे रहा हूँ, कितना था 0.1 से लेके तो 2 नैनोमीटर, ये जो थी ये साइज थी। यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन का कितना था, 2 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर, ठीक है, इतना साइज। सो अगर मैं इसका डेफिनेशन दूं, द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स एंड मेकिंग अ पाथ लाइट विजिबल, ठीक है, यहाँ पे विजिबल हो गया है, थ्रू डिस्पर्शन इज रेफर्ड एज टिंडल इफेक्ट। मतलब ऐसा फिनोमिनन जिसमें हम लाइट को स्कैटर करते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर से, और उसको जब हम स्कैटर करने के बाद जब एक लाइट हमको विजिबल दिखता है डिस्पर्शन मीडियम के अंदर, उसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। परफेक्ट, चलो आई होप सो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहां तक हमारा हो गया है। अभी जो है स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल कंसेप्ट्स हैं, 2 ही कंसेप्ट्स हमारे बचे हैं, विच इज एक बचा है इमल्शन, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा मैं, और एक है हमारा विच इज एप्लीकेशन, मतलब कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है कोलाइड, ठीक है, वो कहाँ पे इस्तेमाल किया गया था। एड्सॉर्प्शन बहुत सारे थे यार, फ्लोटेशन मेथड, गैस मास वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें थी। नाउ इमल्शन, a colloidal system in which one liquid is dispersed in another immiscible liquid। अभी देखो स्टूडेंट्स, इमल्शन मतलब क्या, ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें जो डिस्पर्स्ड फेज है वो मिक्स किया गया है इममिसिबल लिक्विड में। इममिसिबल मतलब कि जो मिक्स नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के देता हूं, इममिसिबल, इममिसिबल, व्हाट इज मीन बाय इममिसिबल, इममिसिबल मतलब कि डू नॉट डिसॉल्व, ठीक है, डू नॉट डिसॉल्व, ओके। अभी देखो स्टूडेंट्स, सपोज फॉर एग्जांपल एक बीकर लिया है, इस बीकर में मैंने डाला है पानी,
ठीक है, इस बीकर में मैंने डाला है पानी। वाह, पानी में येलो कलर का लिख रहा हूं, देख रहे हो टैलेंट भैया का। ठीक है, इसमें डाला है सपोज मैंने पानी। ठीक है, अभी पानी में मैं क्या करूंगा, कुछ ड्रॉप्स ऑयल डालूंगा। ठीक है, तो देखो ये कुछ ऑयल्स जो होंगे ये यहाँ पे दिखेंगे। मतलब कि ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, मेरे को बोलो ज्यादा मात्रा में कौन है, ज्यादा मात्रा में वाटर है। ठीक है, तो वाटर क्या हो गया, वाटर हो गया डिस्पर्शन मीडियम। और ऑयल क्या हो गया, ऑयल हो गया डिस्पर्स्ड फेज। ऑयल क्या हो गया, डिस्पर्स्ड फेज। मतलब कि ये हो गया ऑयल इन वाटर। ठीक है, इसको हम क्या कंसेप्ट बोलेंगे, ऑयल इन वाटर, मतलब तेल गया पानी में। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ऑयल इन वाटर। ठीक है, ऑयल, इसको हम बोलेंगे इन वाटर, समझे हो। तो ऑयल इन वाटर आया तो समझ जाना। ठीक है, ऑयल इन वाटर आया तो समझ जाना, इसको कहते हैं हम इमल्शन। ऐसा मतलब कि डिस्पर्स्ड फेज अगर ऑयल होगा और डिस्पर्शन मीडियम अगर वाटर होगा तो उसको हम कहेंगे ऑयल इन वाटर। सेम। अभी स्टूडेंट सपोज फॉर एग्जांपल मैंने बीकर में लिया है बहुत ज्यादा तेल। ठीक है, येलो कलर का तेल है, सनफ्लावर तेल बोलो यार। और इसमें कुछ छोटे मात्रा में मैं पानी के मॉलिक्यूल्स डालूंगा। ठीक है, कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स डालूंगा। दैट मीन्स इधर क्या हुआ, अभी इधर क्या हुआ, इधर अभी ऑयल क्या है, इस सेकंड वाले में क्या है, अभी ऑयल क्या है, ऑयल हो गया अभी डिस्पर्शन मीडियम, ज्यादा है ना वो। और जो हमारा वाटर है वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, दैट विल बी डिस्पर्स्ड फेज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वाटर इन ऑयल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वाटर इन ऑयल। अभी वाटर इन ऑयल के और एग्जांपल्स है, जैसे बटर हो गया, क्रीम हो गया। ठीक है, बटर और क्रीम, बटर एंड क्रीम, ये भी एग्जांपल्स है विच इज वाटर इन ऑयल के। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ वाटर इन ऑयल। सो इसको हम बोलते हैं इमल्शन। इमल्शन मतलब क्या स्टूडेंट्स, देखो दो लिक्विड है जिसमें से जो डिस्पर्शन मीडियम वाला है, मतलब ज्यादा मात्रा में जो लिक्विड है वो इमिसिबल है पहले वाले लिक्विड के साथ। इमिसिबल मतलब कि वो डिसॉल्व भी नहीं करेगा पहले वाले लिक्विड को, समझ रहे हो। तो उसको हम कहते हैं इमल्शन। पीछे क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, सस्पेंशन हो रहा था। कोलाइड में क्या हो रहा था, सस्पेंशन हो रहा था। मतलब कि क्या, सस्पेंशन इन द सेंस दूध लिया है, दूध में चाय पत्ती डाली तो चाय पत्ती नीचे जमा हो जाती थी, तो उसको सस्पेंशन कहते थे। इमल्शन मतलब क्या, हमको क्लियरली दिख रहे हैं वो। ठीक है, हमको क्लियरली दिख रहे हैं कि भाई जो बड़ा वाला लिक्विड है, मतलब डिस्पर्शन मीडियम है, वो डिस्पर्स्ड फेज को खुद में डिसॉल्व नहीं करना चाहता। ठीक है, सो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स आपको 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, ये डिस्पर्शन आपको 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा, तो प्लीज याद से करके रखना है। यस, ऑन टू द लास्ट टॉपिक, और फिर हमारा चैप्टर प्यारा सा हो जाएगा समाप्त। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सभी को यहां तक समझ में आ चुका है एकदम अच्छे से, वन शॉट में। एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड, देखो एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड कहां पे कोलाइड इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले स्मोक इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, स्मोक, ठीक है, डस्ट वगैरह। when smoke is allowed to pass through the chamber containing plates having charged smoke, the particles settle down। मतलब कि स्टूडेंट्स, चेम्बर में जब गैस को एकदम स्टेबलाइज करना होता है तो उस टाइम पे हम कोलाइडल सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, और उस मेथड को हम कहते हैं क्वार्टरल प्रिसिपिटेटर। तो स्टूडेंट्स, ऐसे पार्टिकल्स जो कि सेटल डाउन हो जाता है फ्लोर पे चेम्बर के अंदर, उसको हम कहते हैं क्वार्टरल प्रिसिपिटेटर। क्वार्टरल प्रिसिपिटेटर, ठीक है, क्वार्टरल प्रिसिपिटेटर याद रखना। सेकंड वाला प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर मतलब कि पानी पीने के लिए भी अच्छा, ड्रिंकिंग मतलब पीने का पानी प्यूरिफाई करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे, देखो ध्यान देना, वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस कंटेनिंग कोलाइडल इम्प्यूरिटीज। मतलब कि अगर बारिश से हम पानी कलेक्ट कर रहे हैं, पहाड़ का पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अंदर कोलाइडल इम्प्यूरिटीज होती है। तो अगर हमने उसमें एलम डाल दिया, ठीक है, अगर उसमें हमने एलम डाल दिया वाटर में, तो कोलाइडल इम्प्यूरिटीज जो होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं। दिस मेक्स वाटर पोटेबल। पोटेबल मतलब कि पी सकते हैं। तो याद रखना, अगर हमने एलम डाल दिया, ठीक है, अगर हमने एलम डाल दिया, तो स्टूडेंट्स एलम डालने से क्या हो जाएगा, तुरंत जो होगा वो, एलम मतलब कि मर्क्यूरी ऐड कर देना बस,
ठीक है, मर्क्यूरी ऐड कर देना, कोई भी एलम हम यूज कर सकते हो, सोडियम एलम या फिर जो भी है, मर्क्यूरी होता है वो, Hg लगा देना उसमें, ठीक है। सो एलम को अगर हम पानी के अंदर डालेंगे तो वो जो होगा मिक्सचर बनेगा और पूरे के पूरे कोलाइडल सॉल्यूशन को, इंप्योरिटीज को नीचे डाल देगा और पानी हम पी सकते हैं। उसके बाद मेडिसिन में ये एकदम फेमस है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एक इमल्शन होता है, स्टमक डिसऑर्डर अच्छा कर देता है वो, तो जिनको भी स्टमक का पेन होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। बोलो मेरे को हिंदी में और मराठी में क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इस्तेमाल किया होगा आप सभी ने। फिर एजीरोल जो होता है वो आई लोशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक सिल्वर सोल होता है, तो आई लोशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो मेडिसिन में हम इस्तेमाल करते हैं। रबर इंडस्ट्री में भी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोएगुलेशन ऑफ लैटेक्स, ठीक है। कोएगुलेशन मतलब कि गठबंधन, मिक्स होना, तो मिक्स हो रहा है मतलब कि कोलाइड हो रहा है, ठीक है। तो वो वाला, जैसे पेंट में पानी डाल दिया हमने तो कोलाइड हो गया, ठीक है, मैंने एग्जांपल्स दिए थे आपको, सीमेंट वगैरह वो सब। फिर क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, मतलब कि सोप और डिटर्जेंट, ये भी, सोप तो मैंने अभी बताया कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। फिर फोटोग्राफिक प्लेट्स, फ्लेम्स, बाकी के मिल्क, पेंट, इंक, सिंथेटिक प्लास्टिक, रबर, ग्रेफाइट, लुब्रिकेंट, सीमेंट, ये सभी के सभी जो है, ये सभी के सभी आते हैं भाई साहब हमारे एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स में। So I hope students this particular session was very much valuable for you। देखो पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स है, आपके भैया ने उनके हाथों से बनाया है। तो स्टूडेंट्स याद से इस पर्टिकुलर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने नमूनों दोस्तों के साथ, और साथ ही स्टूडेंट चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना है। ये जो नोट्स होगी स्टूडेंट्स टेलीग्राम के ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो भैया ने दे दी है डिस्क्रिप्शन में, तो जाके एक बार जरूर चेक कर देना और अगले वीडियो के लिए वेट करना। तब तक स्टूडेंट्स ये बाजू वाला वीडियो देख के जाना है। मिलते हैं।